हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट हमारी अगली कहानी संतोष में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आखिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक कामवाली मिली थी जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट थी, पर उसका पहनावा, महंगे कपड़े, श्रृंगार मुझे अखरता था। फिर जब एक रात उसके फ़ोन से उसके और उसके मालिक के संबंध का मेरे सामने खुलासा हुआ, तबादले के बाद मुझे दिल्ली शिफ्ट हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। धीरे धीरे सारा सामान सेट कर लिया था, पर गृह सहायिका ढूंढने में नाकों चने चढ़ गए थे। ऑफिस के साथ साथ काम करते करते मेरी हालत ख़राब हुए जा रही थी। हर तबादले के वक्त ये समस्या तो झेलनी ही पड़ती थी। अच्छी काम वाले मिल नहीं पा रही थी, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कुछ को मेरा एक घर एक बाई वाला फॉर्मूला रास नहीं आ रहा था। नहीं जी, एक घर से कैसे पेट भरेगा। 5 जगह काम करती हूँ तो 5 जगह चाय नाश्ता, तीज त्योहार में कपड़े गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। सबका यही जवाब रहता, पर कई जगह काम करने वाली बाई हैंडल नहीं होती। एक तो मेरी जॉब, कम समय, फिर साफ सफाई की बीमारी। आज वहाँ जल्दी जाना है, कल आपके यहाँ देर से आऊँगी। उनके यहाँ सामान ज़्यादा है, बस सामने सामने पोछा लगाना पड़ता है। आपके खाली घर में तो सफाई करने में ही थक जाती हूँ, आप बर्तन देख देख कर जमवाती हैं। फलानी मैम तो सोई रहती है, मैं सारा काम निपटा आती हूँ। सुन सुनकर मैं परेशान हो जाती। थक कर मैंने एक अलग काम वाली रखने का निर्णय लिया। इसके लिए भले ही मुझे 2 गुना या 3 गुना पैसे देने पड़े, अपने दूसरे खर्चों में मैं कटौती कर लूँगी। इतवार की सुबह थी, सब अलसाए से सो रहे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ड्राइवर खड़ा था। नमस्ते मैडम, यह माया है, काम ढूंढ रही है, पास की ही बस्ती में रहती है। नमस्ते आंटी। आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। लंबी छरहरी बड़ी बड़ी आँखों में हल्का काजल, संवरी बाहें, करीने से कढ़े बाल, सुंदर व कीमती सूट पहने 25-26 साल की लड़की मुस्कुराती हुई खड़ी थी। नाम के ही अनुरूप माया जाल लग रही थी। यह काम वाली है, मैंने मन ही मन सोचा। और तब मुझे ध्यान आया कि मैं एक फटीचर नाइटे में अब तक हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। हड़बड़ाकर मैंने झाड़ू नीचे पटकी। शुक्र है कि भूप ने मुझसे पहले बात कर ली, नहीं तो ये तो मुझे ही बाई समझ बैठती। भूप को विदा कर माया को भीतर बुलाया। रसोई में चाय उबल रही थी, उसके लिए भी थोड़ा पानी डाला। 1 कप इन्हें कमरे में दे आई। 2 कप चाय उसे लाने को कह मैं सोफे पर आकर बैठ गई। एक ही घर में काम करना होगा, मैंने अपनी शर्त सुनाई। हाँ जी, मैं तो एक घर से ज़्यादा काम कर भी नहीं सकती, अपने घर का भी तो काम रहता है। वो तो क्या है कि बाहर निकलने से थोड़ा मन भी बदल जाता है और थोड़ी कमाई भी हो जाती है। बिल्कुल दिल्ली वाले अंदाज में उसने जवाब दिया। शादी हो गई? और क्या, 3 बच्चे हैं। क्या 3 बच्चे? कब हुई शादी? कितनी उम्र है तुम्हारी? आंटी, हमारे यहाँ बेटी को 16 साल से ज़्यादा कोई नहीं रखता, बहुत शिकायत होती है। मेरी शादी 15 वर्ष में हुई, 17 में गोना, 18 में बेटी, 2-2 साल के अंदर 2 बेटे, 10 साल की है बेटी मेरी। यहाँ शहरों में 30-30 साल तक सब लड़की को घर में बिठाए रखते हैं। कहते हुए उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उसके मुंह में पूरा नींबू निचोड़ दिया हो। संयोग से उसी वक्त मेरी 17 वर्षीय बेटी कानों में ईयरफोन लगाए गुनगुनाती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसे अभी इस वक्त माया के सामने हाफ पैंट और टॉप में देखकर मैं भी बुरी तरह सकपका गई। शीघ्रता से बात खत्म करके मैंने उसे काम समझाया और बाथरूम में जा घुसी। इस लड़की की सच धज ने तो हमारे अंदर भी एक हीन भावना भर दी। पता नहीं काम कैसे करवाऊंगी। जितनी उत्कृष्ट थी उसकी साज सज्जा, उतना ही उत्कृष्ट था उसका पहनावा। गजब की पसंद थी उसकी। साड़ी हो या सलवार कमीज, एक बार नज़र ठहरी जाती थी। घर का पूरा काम करने के बाद भी मजाल है उसकी साड़ी की एक भी प्लेट इधर उधर हो जाए।
उसके कारण मुझे अपने आप को बहुत बदलना पड़ा। बच्चे मजाक भी करते, पापा 26 साल में माँ की आदत नहीं सुधार पाए, लेकिन माया ने 26 दिन में उन्हें सुधार दिया। जय हो माया की। ऐसे तो माया पर दोनों वक्त खाना बनाने के साथ साथ सुबह नाश्ते की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें 8:30 बजे निकलना होता और दीपू की स्कूल बस तो 8 बजे ही आ जाती थी। इसी कारण सुबह मुझे रसोई में घुसना पड़ता। माया ने सब्जी काट कर मुझे पकड़ाई और आटा निकालने लगी। तब तक मैंने एक तरफ सब्जी छोंकी, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी। आज फिर उसने मारपीट की, माया बोली। बच्चों ने? मैंने सहजता से पूछा। नहीं, मेरे आदमी ने, पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? अब क्या होगा? मेरे स्वर में चिंता थी। होगा क्या? मालिक जाएंगे छुड़ाने। साल में 3 बार का यही धंधा है। गुंदे आटे को मुट्ठी से और चोट देकर मुलायम करती हुई उसने बेफिक्री से कहा। मालिक कौन? वही जिनके यहाँ रहती हूँ, किराए में रहती हूँ। हाँ, यही समझ लीजिए। उनके दोनों बच्चों की देखभाल, घर का काम, खाना कपड़ा सब करती हूँ। तब उनकी बीवी क्या करती है? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। नहीं है, 5 साल पहले मर गई। शुरू शुरू में गांव में बूढ़ी माँ आई थी, मन नहीं लगा, तब से मैं ही संभाल रही हूँ। हमें दिल्ली आए 2 साल हो गए थे। बेटे का नामांकन NIT वारंगल में हो गया था। बेटी यहीं एमकॉम कर रही थी। हम लोगों को माया की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे उसने घर की पूरी जिम्मेदारी जो संभाल ली थी। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, वह अपने घर का काम कर लेती थी। जीवन में पहली बार कामवाली का ऐसा सुख मिला था। मैं अपने काम को पूरा समय दे पा रही थी। रात का खाना निपटा कर किचन समेटा और सोने ही जा रही थी कि फ़ोन आया। आंटी 20-30 हज़ार रुपये चाहिए। 30,000 रुपये? मैंने चौंकते हुए पूछा। कम से कम 20,000 रुपये तो देना ही होगा। प्लीज़ आंटी, बहुत ज़रूरी है। मालिक को दिल का दौरा पड़ा है, उनको अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रही हूँ। 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन कराना होगा। ठीक है, देखती हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काटा। राकेश से बिना पूछे मैं उसे आश्वस्त नहीं कर सकती थी। हालांकि 5,000 के हिसाब से 3-4 महीने में ही पैसा चुकता कर देगी। पहले भी 1-2 बार वे 4-5 हज़ार रुपये ले गई थी, कभी बच्चे के एडमिशन के लिए या किसी शादी ब्याह में जाने के लिए, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर ही लौटा जाती थी। राकेश पहले तो 20,000 रुपये पर थोड़ा झिझके, मेरे समझाने पर 10,000 रुपये देने को तैयार हुए। अपने पैसों में से छिपाकर 10,000 रुपये मिलाकर मैंने उसे दूसरे दिन बुलवा लिया और पूरे 20,000 रुपये दे दिए। माया तो आज पहचान में नहीं आ रही थी। श्रृंगार विहीन, कुम्हाया चेहरा, पपड़ी पड़े होंठ, बिना कंघी किए बाल, सूजी आँखें, लगता था रात भर सोई नहीं है। उसका ऐसा रूप पहली बार देख रही थी। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, माना कि मकान मालिक अच्छा है, इन लोगों का ख्याल भी रखता है, फिर भी है तो पराया ही, उसके लिए इतनी चिंता। उस दिन जब पति जेल गया था तो यह बिल्कुल सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। बहरहाल 15 दिनों के लिए उसने एक बाई ढूंढ कर लगा दी थी। मैंने माया को 1 महीने की छुट्टी दे दी। महीने भर बाद पुरानी माया लौट आई, वही मुस्कुराता चेहरा, वही साज श्रृंगार। कैसे हैं तुम्हारे मकान मालिक? हाँ आंटी, अब ठीक हैं, कल से काम पर जाने लगे हैं। शुक्र है सब कुछ समय रहते हो गया। मालिक के दोस्त का मेडिकल कॉलेज में कोई रिश्तेदार है, उसने बहुत सहायता की, वरना इतनी जल्दी ऑपरेशन कहाँ हो पाता। तुमने तो बहुत किया उसके लिए, पैसे से लेकर देखभाल तक। इतना तो अपने भी नहीं करते। उसके घर से कोई आया था? न चाहते हुए भी मेरे स्वर में थोड़ा व्यंग्य आ गया था। अचानक उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया। वह चुपचाप उठकर अपने काम में लग गई। पोछा लगाते लगाते मेरे पास आकर बैठ गई। आंटी, अब आपसे क्या छिपाऊं, मैं मालिक के ही साथ रहती हूँ। इस बात को कहने के लिए इतनी देर में उसने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। इन 3 सालों में इस सच का अंदाज़ा कुछ कुछ मुझे हो ही गया था। शादी कर ली है? नहीं। फिर तुम्हारा पति? वो भी वहीं रहता है। मालिक की माँ जब गांव चली गई,
मैंने उनका काम करना शुरू कर दिया। पहले चौका बर्तन, फिर खाना बनाना। मैं बहुत कष्ट में थी। अच्छे खाते पीते घर की लड़की हूँ। मायके में ज़मीन जायदाद है। पिताजी की गांव में किराने की दुकान है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है। इसी बात पर शादी हो गई। 3 बच्चे हो गए। यहाँ आने पर असलियत पता चली। 3 कमाता 13 पी जाता। घर में एक पैसा भी नहीं देता। ऊपर से रात में पिटाई करता। बच्चे भूख से बिलबिलाते थे। अंत में घर के पास में ही बन रही सोसाइटी में ठेकेदारी में काम करने लगी। वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरे 8 घंटे काम, ठेकेदार की गंदी हरकतें, भद्दी गालियाँ, मिस्त्री का घिनौना स्पर्श। फिर भी पैसे मिल रहे थे, बच्चे पल रहे थे। एक दिन मेरी बेटी किसी काम से हमारे पास आई। एक मजदूर उसका हाथ पकड़ने लगा। मैंने गुस्से में पास रखे डंडे से उसके हाथ पर जोर से मारा। हंगामा हो गया। उसी वक्त मालिक वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सबको डांट टपट कर भगाया। मैं लगातार रोए जा रही थी। यहाँ क्यों काम करती हो? क्या करूँ? बच्चे खाएंगे क्या? खाना बनाना आता है? बचपन से वही करती आई हूँ। करम फूट गए थे जो यहाँ आई। कल सुबह स्कूल के बगल वाले मकान में आना। चावला मैनेजर का नाम पूछोगी, कोई भी बता देगा। दूसरे दिन सुबह जो गई तो वहीं की रह गई। पूरे दिन काम करके रात का खाना बनाकर लौट आती थी। बच्चे बगल वाले सरकारी स्कूल में जाते थे। उन्हें दिन का खाना वहाँ मिल जाता था। शाम को मालिक कहते कि बच्चों को यहीं बुलाकर खिला दिया करो। उस रोज़ खाना बनाकर मैं बर्तन मांज रही थी कि बेटी दौड़ती हुई आई। अम्मा, बाबू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। बिलावल के साथ मारपीट कर रहा था। 2 दिनों तक मैं दौड़ती रही। पुलिस कुछ नहीं सुन रही थी। अंत में मालिक ही छुड़वा कर लाए। उसे भी बगीचे की साफ सफाई, घर की रखवाली के लिए रख लिया। जो मनुष्य अपनी बीवी बच्चों का, खुद अपना भी ध्यान नहीं रख सकता था, वह घर की क्या रखवाली करता। आंगन की तरफ पिछवाड़े में एक कमरा था, वहीं पड़ा रहता। बाद में हम लोग भी थोड़ी बहुत गृहस्थी के सामान के साथ वहीं रहने लगे। दोपहर में बच्चे स्कूल गए हुए थे। सब काम निपटा कर सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूँ। कमरे में घुसी तो देखती हूँ कि मेरा आदमी मेरी एकमात्र अमानत, मेरे बक्से का ताला तोड़कर सारा सामान इधर उधर करके कुछ ढूंढ रहा है। बेटी कितने दिनों से पायल के लिए जिद कर रही थी। मैंने जोड़ जाड़ कर 1000 रुपये जमा किए थे। उसे रुमाल में बांधकर बक्से में रखते हुए उसने शायद मुझे देख लिया था। बेटी के शौक पर पानी फिरता देख मैं जोर से चिल्लाई, क्या खोज रहे हो? वह बोला, तुमसे मतलब? मेरा बक्सा है, सामान मेरा है, तब मतलब किसको होगा? मैंने कहा, ठहर अभी बतलाता हूँ किसका सामान है। हक जताती है। एक भद्दी गाली देते हुए मुझ पर झपट पड़ा। मैं पलटकर भागने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरे कान की बाली उसकी उंगलियों में फंस गई। उसने जोर से खींचा। बाली उसके हाथों में चली गई और मेरे कान से खून बहने लगा। शोर सुनकर मालिक आ गए थे। उन्होंने उसे धक्का देकर अलग किया। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा, इस आदमी के साथ कैसे रह लेती हो? बक्से से रुपए और मेरी सोने की एक बाली लेकर वह भाग गया। 20 दिनों के बाद वह लौटा। कुछ दिनों तक तो गेट पर बैठा रहता था। बाद में मालिक के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। रहने की अनुमति तो उन्होंने दे दी थी, लेकिन एक शर्त रखी थी कि मेरे ऊपर कभी हाथ उसने उठाया तो वो उसे पुलिस को सौंप देंगे। वह तैयार हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया। फिर कब और कैसे मालिक के कमरे में मैं रहने लगी, पता ही नहीं चला। दोनों को सहारे की ज़रूरत थी। पति से मैं ऊब चुकी थी। उसने मार, तिरस्कार, दुख के सिवा मुझे दिया ही क्या था। आंटी पति पत्नी का संबंध तो समाज बनाता है, यह कोई खून का संबंध तो होता नहीं। अगर पति 7 वचन में से एक भी नहीं निभाए तो क्या केवल पत्नी की ही जिम्मेदारी है कि उसके लिए सिंदूर लगाए जीवन भर मरती रहे? पत्नी अगर उल्टा होती है, बांझ होती है, लंगड़ी या लूली हो जाए तो पति उसे तुरंत छोड़ देता है। फिर क्यों एक पत्नी उसकी सारी यातनाओं को सहते सहते मर जाए? औरत को भी तो जीने का हक है। मालिक तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं।
बच्चों के कारण ही उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जिसने मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों के मुंह में निवाला दिया, मेरे भविष्य की चिंता की, उसके प्रति मैं पूरी वफादार हूँ। अब मेरा अपने आदमी से कोई संबंध नहीं है। आदमी कुछ नहीं कहता। मैंने आश्चर्य से जानना चाहा। शुरू में उसने हो हल्ला किया, आस पड़ोस वालों को जुटा लिया, लेकिन मैं शेरनी जैसी तनकर खड़ी हो गई। खबरदार मालिक को कोई कुछ बोला तो। यह मेरा पति जब मुझे पूरी रात मारता था, घर से निकाल देता था, तब तुम लोग कहाँ थे? मेरे बच्चे भूख से छटपटाते थे, तब किसी ने उनका पेट क्यों नहीं भरा? जब मेरे साथ दुनिया वाले बदसलूकी करते, क्यों नहीं कोई मेरी रक्षा करने को आगे आया? उस वक्त तो मेरी मजबूरी का सब मजा लेते थे, खुद भी मुझे गिराने और नोचने की ताक में रहते थे। अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, न अपने पति की न समाज की। जिसको जो करना है मैं निपट लूँगी सबसे, मगर मालिक को बीच में मत घसीटना। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी। असल में अब मुझे मालिक का सहारा था। लगता था कुछ होगा तो वे संभाल लेंगे। पहले किसके भरोसे पर हिम्मत करती। आदमी ने भी बाद में समझौता कर लिया, कपड़े वगैरह उसे मालिक दे देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, बैठे बिठाए खाना कपड़ा मिल रहा है स्वार्थी को। उसे यह सौदा अच्छा ही लगा। बहुत ही सहजता से माया ने अपने आप को एक पत्नी, एक माँ और रक्षिता में बांट लिया था। वह बोले जा रही थी, आंटी, औरत शादी ही इसलिए करती है कि उसे एक सुरक्षित छत, मजबूत सहारा और निश्चित भविष्य मिले। मुझे भी यही चाहिए था, और कोई लालच मुझे नहीं था। मालिक ने अपने बीवी के गहने कपड़े मुझे दिए, तो कपड़े तो मैं पहनती हूँ, पर गहने लौटा दिए। इन सब पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी और बहू का हक होगा। मालिक कहते हैं मैं कहीं काम न करूं, पर अगर बैठकर खाऊंगी तो आत्मा गाली देगी। मैं खाती हूं तो काम भी करती हूं, यही मेरा संतोष है। समाज के खोखले मापदंड के हिसाब से माया की सोच, उसका चरित्र भले ही गलत हो, लेकिन मुझे तो वे किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं लगी। आखिर सहारा, साथ, इज्जत पाना हर इंसान का हक है। और फिर जब हम किसी का दुख नहीं बांट सकते, तो हम होते कौन है किसी के संतोष पर सवाल उठाने वाले। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।